हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विद एसक्यूएल क्वेरीज इन इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 12। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि डेटाबेस की ऑलरेडी हम 6 वीडियोस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये उस सीक्वेंस में हमारी 7th वीडियो है। ये वीडियोस जो हैं वो हमारे 2019-20 वाले बैच और 2020-21 वाले बैच दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। जो हमारा 19-20 वाला बैच है उस बैच में डाटाबेस जो था वो यूनिट 3 का पार्ट था, और जो 2021 वाला बैच है उसमें डाटाबेस जो है वो सेकेंड यूनिट का पार्ट है। उसके अलावा जो हमारा करंट बैच है यानी कि जो 2021 वाला बैच है उसमें डाटाबेस के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, जैसे कि स्ट्रिंग फंक्शंस, मैथ्स फंक्शंस और हमारे डेट फंक्शंस। ये फंक्शंस 90-20 वाले बैच में इसलिए नहीं थे क्योंकि वो लोग अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके थे, बट जो अभी करंट बैच है उन्होंने अपनी 11th क्लास में ये फंक्शंस नहीं पढ़े हैं। बट अगर आप फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो 19-20 वाला बैच है जिनका एग्जाम अभी 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है, उनके एग्जाम में भी वो सारे फंक्शंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों ही बैचेस के लिए। अब हमने जो डीबीएमएस की वीडियो स्टार्ट की तो हमने ऑर्डर बाय क्लॉज से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने ऑर्डर बाय क्लॉज डिस्कस किया, देन एग्रीगेट फंक्शंस, देन हमने ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज किया। उसके बाद हमने 3 वीडियोस जो हैं वो जॉइंस पे हमारी बेस थी। हमने इक्वी जॉइन, नॉन इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट सबके बारे में डिटेल में पढ़ा और सबके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो साथ साथ करके देखे। आज की जो हमारी वीडियो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडेक्सेस से। डाटाबेस में इंडेक्सेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए आज की ये क्लास हमारी इंडेक्सेस पे बेस्ड है और हमारी आज वाली क्लास में ही इंडेक्सेस वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है तो इसलिए ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ जब आप वीडियो देखते हैं तो जो भी आपके मन में डाउट्स या क्वेश्चंस आते हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए कि आपको वीडियो समझ आ रही है या नहीं, अच्छी लग रही है या नहीं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। साथ ही साथ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें तो आपके सजेशंस जो है दे आर मोस्ट वेलकम। आप अपने सजेशंस जरूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि इंडेक्सेस जो है वो होते क्या हैं। अब आप सबने अपनी बुक का टेबल ऑफ कंटेंट देखा होगा। जब आपकी किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, मैथ हो, साइंस हो, आईपी की बुक हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर, हर बुक के बिगनिंग में टेबल ऑफ कंटेंट होता है जिसे आप इंडेक्स भी कहते हैं। वहां से आपको ये वर्ड सिमिलर लग रहा होगा। अब उस इंडेक्स का काम क्या होता है, उस इंडेक्स में देखकर हमें फटाफट से ये पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर जो है वो किस पेज से स्टार्ट हो रहा है। इवन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमें चैप्टर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक रीड करना है तो हमें उस टॉपिक का भी पेज नंबर जो है इंडेक्स से मिल जाता है। और फिर हमें अपनी बुक्स के पेजेस पलट पलट के देखने नहीं पड़ते, जिससे कि हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। यही सेम काम डाटाबेस के केस में होता है इंडेक्सेस का, कि जब हमारे पास इंडेक्स अवेलेबल होता है तो हमारी टेबल में रिकॉर्ड्स को ढूंढना जो है वो बहुत इजी हो जाता है और हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो पाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक से थ्योरी रीड करना। आई होप आपको इंडेक्सेस का बेसिक आइडिया हो गया होगा कि वो क्या होते हैं। अब आपकी बुक में भी इनिशियली आपको यही बताया गया है कि इंडेक्सेस क्या होते हैं, उसके बाद उन्होंने डाटाबेस में इंडेक्सेस क्रिएट करना स्टार्ट किया है। Database have really eased out so much for us. Database ने हमारे लिए चीजों को बहुत इजी कर दिया है। Storing bulk of data records, updating them, manipulating them, querying them and what not. Database की हेल्प से हम बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उस डाटा को अपडेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस डाटा पे अलग अलग तरह की क्वेरीज लगा सकते हैं। But have you wondered when you look for something in a table,
बट क्या आपने कभी भी सोचा है कि जब भी हम टेबल में कुछ भी ढूंढते हैं तो हाउ डज डीबीएमएस डू इट फॉर यू? तो डाटाबेस जो है, डीबीएमएस जो है, वो कैसे परफॉर्म करता है? मतलब अगर हमने कोई क्वेरी की है कि हमें ये चीज डिस्प्ले करवानी है, तो डाटाबेस उस एक्शन को कैसे परफॉर्म करता है? यू सर्टेनली हैव एन आइडिया, और इस चीज का आइडिया जो है वो हमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमें चीजों की जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो तब तक चीजें हमेशा अधूरी होती हैं। Haven't you used table of content or indexes in your book to find or reach to a specific topic directly? क्या आपने कभी भी अपनी बुक का टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स यूज किया है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुंचने के लिए? आई होप ये काम सभी स्टूडेंट्स ने जरूर किया होगा। ऑब्वियसली आप लोग 12th क्लास में हैं, तो आप लोगों ने इतने सालों तक बुक्स पढ़ी हैं, और जब भी आप किसी टॉपिक चैप्टर को रीड करते होंगे तो इंडेक्स से ही हम जनरली पेज नंबर सर्च करते हैं। कभी भी पेजेस टर्न कर करके हम चैप्टर नहीं ढूंढते हैं। द इंडेक्स गिव यू द लोकेशन ऑफ द टॉपिक एंड यू कैन स्ट्रेट अवे असेस द टॉपिक फ्रॉम दैट लोकेशन। इंडेक्स की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि टॉपिक की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और हम डायरेक्टली उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द सैम्पल टेबल ऑफ कंटेंट गिवन बिलो। यहाँ पर हमें एक टेबल ऑफ कंटेंट गिवन है, ये एक चैप्टर 2 की टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। Now to go to the topic electric potential energy, you can straight away open page number 2.16. अब अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक स्टडी करना है तो आप इस टेबल ऑफ कंटेंट में देखोगे, ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने सर्कल भी किया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला ये टॉपिक है। इसका पेज नंबर यहाँ से देखिए क्या है, 2.16। तो यहाँ से आपको पेज नंबर मिल गया, तो आप डायरेक्टली 2.16 पेज नंबर ओपन कर लेंगे इस टॉपिक को एक्सेस करने के लिए। यू नीड नॉट टू टर्न ओवर पेज टू रीच एट दिस टॉपिक। आपको एक एक पेज पलटने की जरूरत नहीं है। Hasn't it saved your time? You would have wasted otherwise in flipping the pages to reach this topic. और इस काम से जो है हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, जो कि हम पेजों को एक के बाद एक पलटने में वेस्ट कर देते हैं। In the same manner, database create and store indexes to store the location of records. और इसी सेम तरीके से डाटाबेस इंडेक्सेस को क्रिएट करता है और स्टोर करता है, और उसका काम क्या होता है, रिकॉर्ड्स की लोकेशन को स्टोर करना। ठीक है, डाटाबेस में हम इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं और वो इंडेक्सेस क्या स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड्स की लोकेशन। हर टेबल के लिए अलग अलग इंडेक्सेस बनते हैं। एक इंडेक्स जो है वो हमेशा एक टेबल को पॉइंट करता है, और उस इंडेक्स में जिस टेबल को वो पॉइंट कर रहा है उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स का जो है वो एड्रेस स्टोर्ड होता है। कैसे होता है ये हम अभी आगे देखेंगे। द अबव शोन इंडेक्स हैज कंटेंट इंडेक्स्ड टॉपिक वाइज। ये जो अभी अभी आपने ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट देखा, इसका जो इंडेक्स था वो किस पे बेस्ड था, टॉपिक्स पे बेस्ड था, यानी कि ये इंडेक्स जो था वो टॉपिक वाइज था। यू कैन डिसाइड द इंडेक्सिंग फील्ड इन द डाटाबेस and database will create an index based on the chosen indexed field. अब जब हम database में indexes create करते हैं तो हमें index field जो है खुद से select करनी पड़ती है, और database उसी index field को use करके जो है index create कर देता है। अब question ये आता है कि index field हमें select तो करनी है, but क्या होती है index field, हम कैसे select करेंगे? तो इंडेक्स फील्ड जो है वो हमारे टेबल के कॉलम्स में से ही कोई एक कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है स्टूडेंट। अब उस टेबल में हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, और उसके परसेंटेज, उसके घर का एड्रेस, उसका फोन नंबर, ये सारी चीजें जो है वो स्टोर्ड है। अब हमें उस टेबल के लिए इंडेक्स क्रिएट करना है अगर, तो हम जब इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो उस इंडेक्स में हमारे पास क्या होता है, उस इंडेक्स में हमारे पास जो है वो 2 रो होती है। फर्स्ट रो जो होती है इसमें जितनी एंट्री होंगी वो होंगी कॉलम की, और सेकंड जो होगी वो होगी एड्रेस की। अब ये फर्स्ट जो एंट्री है ये हम इस वाली में हम कौन सा कॉलम ले ये हमें डिसाइड करना है। अब स्टूडेंट जो टेबल थी उसमें रोल नंबर था, नेम था, फोन नंबर था, परसेंटेज थी,
तो हम किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स क्रिएट करने के लिए। मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया रोल नंबर कि हम जो है रोल नंबर के बेसिस पे इंडेक्स क्रिएट करेंगे। तो इंडेक्सेस जो होते हैं हमारे, इंडेक्सेस हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। तो रोल नंबर वाइज जो है वो डाटा, मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में हमने किया, तो यहाँ पे आपके सारे रोल नंबर्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से। मान लीजिए 1 से लेके 5 तक हमारी टेबल में रोल नंबर्स हैं, तो ये देखिए ये 1 से 5 तक के रोल नंबर्स यहाँ अरेंज हो गए। भले ही हमारी टेबल में उनका ऑर्डर अलग अलग हो कि पहले रोल नंबर 2 की डिटेल्स है, फिर रोल नंबर 5 की डिटेल्स है, फिर रोल नंबर 4 की डिटेल्स है, बट जब इंडेक्स क्रिएट होगा तो वो रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। फिर यहाँ रोल नंबर 1 वाला जो रिकॉर्ड है वो जिस मेमोरी एड्रेस पे है उस मेमोरी का एड्रेस यहाँ आ जाएगा। रोल नंबर 2 वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड जिस मेमोरी एड्रेस पे है वो यहाँ आ जाएगा। रोल नंबर 3 वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड जिस मेमोरी एड्रेस पे है वो यहाँ आ जाएगा। रोल नंबर 4 वाले स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो जिस मेमोरी एड्रेस पे है वो उसके सामने स्टोर हो जाएगा, और सिमिलरली रोल नंबर 5 का स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इंडेक्स फील्ड हमने चूज की, यानी कि जो भी कॉलम अपनी टेबल का हमने इंडेक्स क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट किया है, डाटाबेस उसी कॉलम को यूज करके जो है इंडेक्स क्रिएट कर देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन इंडेक्स सेम टेबल ऑन मल्टीपल डिफरेंट फील्ड्स, और इसीलिए क्योंकि ये टोटली हम पे डिपेंडेंट है कि हम इंडेक्स फील्ड में क्या चूज करते हैं, तो इस वजह से डाटाबेस जो है वो सेम टेबल का मल्टीपल इंडेक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम अब अगर एक टेबल में हमारे पास 4 फील्ड हैं, तो हम उसके 4 इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं हर बार अलग अलग कॉलम को यूज करके। ठीक है। डाटाबेस विल क्रिएट and store that many index tables as per the order of those index fields। ठीक है। तो डाटाबेस जो है वो क्या करेगा, वो अलग अलग इंडेक्स फील्ड जो है क्रिएट कर देगा जितनी आप चाहोगे, और उन सब में डाटा जो है वो किस ऑर्डर में होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में। अब यहाँ पे जहां भी आप वर्ड देखोगे ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब होता है सॉर्टेड, ऑर्डर्ड या फिर सॉर्टेड या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑल आर द सेम थिंग। To understand this, consider the following example. Suppose you have a table namely student। मान लीजिए एक टेबल है स्टूडेंट, मैंने अभी आपको स्टूडेंट टेबल का ही एग्जांपल दिया। अब आप उसे यहाँ से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगी, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी जो है वो करके दिखा पाऊं ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए एक टेबल स्टूडेंट है हमारे डाटाबेस में जिसमें कि 3 फील्ड्स हैं। कौन कौन सी? रोल नंबर है, नेम है, परसेंटेज है। वैसे तो कितने भी फील्ड हो सकते हैं, बट इन्होंने बुक में जो एग्जांपल लिया है उस वाली टेबल में इन्होंने 3 फील्ड्स बताई हैं कि रोल नंबर है, नेम है और परसेंटेज मार्क्स है। अब इस टेबल से आप 3 अलग अलग इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए इफ यू क्रिएट इंडेक्स ऑन फील्ड रोल नंबर, अगर आपने रोल नंबर फील्ड को यूज करके इंडेक्स क्रिएट किया तो क्या होगा, देन द डाटाबेस विल क्रिएट एन इंडेक्स टेबल। तो डाटाबेस एक इंडेक्स टेबल क्रिएट करेगा दैट विल हैव द लोकेशंस ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल स्टूडेंट्स। तो उस इंडेक्स टेबल में स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स की लोकेशंस जो हैं स्टोर होंगी, बट किस तरीके से स्टोर होंगी, इन द ऑर्डर ऑफ इंडेक्स फील्ड रोल नंबर। वो सब जो है वो रोल नंबर वाइज स्टोर होंगी, यानी कि स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स की लोकेशन उस इंडेक्स टेबल में स्टोर हो जाएंगी, बट उनका ऑर्डर क्या होगा, रोल नंबर वाइज, की पहले फर्स्ट रोल नंबर की, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से। ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैव क्रिएट इंडेक्स ऑन फील्ड नेम, मान लीजिए आपने नेम वाले कॉलम को यूज करके इंडेक्स जो है वो क्रिएट किया, देन डाटाबेस विल क्रिएट एन इंडेक्स टेबल। तो डाटाबेस जो है वो इंडेक्स टेबल क्रिएट करेगा दैट विल हैव द लोकेशन ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली अब वो इंडेक्स टेबल क्रिएट कर रहा है तो उसमें स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स की लोकेशन होगी, बट इस बार वो लोकेशंस किस ऑर्डर में होंगी, इन द ऑर्डर ऑफ इंडेक्स फील्ड
नेम। अब आप ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, दोनों में जो है डेफिनेशन में सिर्फ एक चीज का फर्क है। इंडेक्स टेबल क्रिएट हो रही है, उसमें टेबल के रिकॉर्ड्स की लोकेशन स्टोर है, बट वो लोकेशंस किस ऑर्डर में स्टोर है वो डिफरेंट है। जब आपने रोल नंबर को एज अ इंडेक्स फील्ड यूज किया तो रिकॉर्ड्स की लोकेशन जो है वो रोल नंबर वाइज स्टोर हुई। जब आपने नेम को एज ए इंडेक्स फील्ड यूज किया तो आपकी लोकेशंस जो है वो नेम वाइज स्टोर हुई। जैसे कि पहले अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है उसकी रिकॉर्ड्स पहले स्टोर होंगी, और अल्फाबेटिकली जिसका नाम लास्ट में आता है उसके रिकॉर्ड्स की लोकेशन जो है वो सबसे लास्ट में स्टोर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड फील्ड हमारी क्या थी, परसेंटेज। अब अगर आपने इंडेक्स जो है वो परसेंटेज फील्ड को यूज करके क्रिएट किया है तो उस केस में भी डाटाबेस जो है वो इंडेक्स टेबल क्रिएट करेगा, और उस टेबल में वो क्या करेगा, लोकेशन स्टोर करेगा स्टूडेंट टेबल के डाटा रिकॉर्ड्स की, बट इस बार इन द ऑर्डर ऑफ इंडेक्स फील्ड परसेंटेज। इस बार वो परसेंटेज फील्ड के ऑर्डर के बेसिस पे जो है लोकेशंस को स्टोर करेगा। ठीक है, following figure shows you the sample table student with 3 different indexes created on its 3 different fields. Notice that an index file stores information as per the order of index field value. अब आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि वहां पे आपको स्टूडेंट टेबल का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें 3 फील्ड है, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, और उस टेबल के जो है 3 अलग अलग इंडेक्स टेबल उन्होंने क्रिएट करके दिखाए हैं। एक रोल नंबर को एज अ इंडेक्स फील्ड यूज करके, दूसरा नेम को इंडेक्स फील्ड यूज करके, और तीसरा जो है वो परसेंटेज को एज अ इंडेक्स फील्ड यूज करके। अब उन तीनों टेबल्स में आपको नोटिस क्या करना है, डेट एन इंडेक्स फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन एज पर द ऑर्डर ऑफ इंडेक्स फील्ड्स वैल्यू, कि जो इंडेक्स फाइल है वो इंफॉर्मेशन किस ऑर्डर में स्टोर कर रही है, हमारे इंडेक्स फील्ड की वैल्यू के बेसिस पे, कि रोल नंबर है तो रोल नंबर वाइज, नेम है तो नेम वाइज, परसेंटेज है तो परसेंटेज वाइज। अब इस टेबल को देख के आपके कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये है आपकी टेबल, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, ये वाली जो है आपकी, ये आपकी एक्चुअल टेबल है, टेबल स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 रोज हैं। अब फर्स्ट जो है वो रोल नंबर वाला कॉलम है, सेकंड आपका नेम वाला कॉलम है, और थर्ड जो है वो परसेंटेज वाला कॉलम है। अब जब आप इंडेक्स टेबल क्रिएट करोगे तो आप इनमें से किसी भी कॉलम को यूज करके कर सकते हो। मान लीजिए सबसे पहले आपने रोल नंबर को यूज करके इंडेक्स फील्ड क्रिएट की। ठीक है, तो जब आप रोल नंबर को यूज करके क्रिएट करोगे तो आप रोल नंबर वाइज डाटा स्टोर करोगे। तो यहाँ पे रोल नंबर कौन कौन से हैं, 101, 102, 103 और 104। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो रिकॉर्ड्स जो है वो भी इसी तरीके से स्टोर होंगे। पहले रोल नंबर 101 का होगा, फिर रोल नंबर 102 का होगा, फिर रोल नंबर 103 का होगा, और फिर रोल नंबर 104 की मेमोरी लोकेशन स्टोर होगी। तो अगर किसी को ये चाहिए कि रिकॉर्ड नंबर 101 कहाँ स्टोर्ड है, तो वो क्या करेगा, इस इंडेक्स टेबल को रेफर करेगा और यहाँ से उसे मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी, और वो फिर एक्चुअल रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएगा। अब इसे देख के कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम डायरेक्टली टेबल में ही सर्च कर लेते तो क्या प्रॉब्लम थी, हमने इंडेक्स टेबल में क्यों किया। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि हमारे रोल नंबर जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही है, बट आपने जब डाटाबेस पढ़ना शुरू किया था तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने क्या पढ़ा था कि रोज जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होगी। मान लीजिए एंट्री करते टाइम आपने पहले 101 का किया, फिर 104, फिर 103, फिर 102, इस ऑर्डर में आपने ये एंट्रीज करी होती तो आपको सारे रिकॉर्ड ढूंढने पड़ते। और इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास 1000 रिकॉर्ड है और सबके सब शफल्ड हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, आपको उसमें से मान लीजिए रिकॉर्ड नंबर 550 सर्च करना है, आपको एक एक रो जो है वो देखनी पड़ेगी कि रोल नंबर 550 जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, बट जब आप इंडेक्स टेबल देखोगे, इंडेक्स टेबल में वो सॉर्टेड होते हैं, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। जनरली असेंडिंग में रखते हैं, बट ये हमारी चॉइस है, हम डिसेंडिंग में रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर असेंडिंग में है
हमें पता है जो 550th नंबर है उसी पे हमें 550 वाला रोल नंबर मिलेगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है। इवन अगर आप बीच में कहीं भी चेक करोगे, आपने बीच में रुक के कहीं भी देखा, आपको मिला 220 रोल नंबर, तो आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में है और अभी तक 220 ही आया है, तो 550 आपको बाद में ही मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप टेबल में देख रहे होते और आपको 220 मिला होता, तो आपको पता ही नहीं चलता कि 550 ऊपर निकल गया है या फिर नीचे रहता है। इसलिए जो है हमारे इंडेक्सेस वो बहुत यूजफुल होते हैं। अब ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इंडेक्स टेबल जो कि हमने रोल नंबर को यूज करके बनाई। बट हम तो तीनों कॉलम्स में से किसी भी कॉलम को यूज कर सकते हैं एज अ इंडेक्स फील्ड। मान लीजिए हमने नेम कॉलम को एज अ इंडेक्स फील्ड यूज किया होता, तो उस केस में हमारा जो इंडेक्स टेबल है वो उसमें डाटा कैसे स्टोर होता। अब इंडेक्स टेबल में दो कॉलम क्रिएट होते, पहले में क्या स्टोर होता, नेम, दूसरे में लोकेशन स्टोर होती है। अब ये देखिए थर्ड जो है वो हमारा दिया हुआ है नेम को यूज करके, ये वाला। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम नेम्स का हो जाता और दूसरा जो है वो किसका हो जाता, लोकेशंस का। अब मैंने आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, तो ये देखिए फर्स्ट जो है वो निमिष, जुनैद, गुरजोत और कैथरीन। इनमें से अल्फाबेटिकली अगर आप अरेंज करो तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, कैथरीन का। तो इसलिए सबसे पहले किसकी लोकेशन स्टोर होगी, कैथरीन की। उसके बाद सेकंड नंबर पे गुरजोत की होगी, देन जुनैद की और उसके बाद निमिष की। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेम कॉलम को यूज करके जो है वो लोकेशन पॉइंटर स्टोर कर सकते हो। अब अगर आपने परसेंटेज वाले कॉलम को यूज करके इंडेक्स फील्ड क्रिएट की है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। उस केस में हमारी इंडेक्स फील्ड क्या बन जाएगी, परसेंटेज, और उस सेकंड जो है वो हमारा क्या रहेगा, मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ परसेंटेज देखिए 83, 87, 95, 85। अब आप इसे अगर ऑर्डर में अरेंज करोगे तो पहले 83, फिर 85, फिर 87 और फिर 95। तो पहले 83% वाले स्टूडेंट की लोकेशन स्टोर हुई, उसके बाद 85% वाले स्टूडेंट की लोकेशन स्टोर हुई, फिर 87% वाले की और फिर 95% वाले स्टूडेंट की लोकेशन जो है वो स्टोर हुई। इस तरीके से हमारी टेबल में जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, जितने भी कॉलम्स होते हैं, हम उनमें से किसी भी कॉलम को यूज करके जो है इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इंडेक्सेस होते क्या हैं, डाटाबेस में क्या होते हैं इंडेक्सेस, वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो क्वेश्चन आएगा कि डाटाबेस में इंडेक्सेस को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे। Thus you can say that an index is a data structure maintained by a database that helps it find record within a table more quickly। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडेक्सेस जो हैं वो ऐसे डाटा स्ट्रक्चर हैं जो कि डाटाबेस की हेल्प करते हैं जिससे कि टेबल्स में से रिकॉर्ड को इजीली हम एक्सेस कर पाए, इजीली रीड कर पाए। ठीक है, एन इंडेक्स stores the sorted or ordered values within index field। जो हमारी इंडेक्स टेबल क्रिएट होती है वो कैसे स्टोर होती है, उसमें जो हमारी इंडेक्स फील्ड है वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होती है। या तो आप सॉर्टेड कह सकते हो या फिर ऑर्डर्ड, जो है उस तरीके से जो वैल्यूज है इंडेक्स फील्ड की वो स्टोर होती है। और जो सेकंड कॉलम होता है एंड देयर लोकेशंस इन द एक्चुअल टेबल। तो जो हमारा सेकंड कॉलम होता है उसमें उनकी एक्चुअल लोकेशन स्टोर होती है, यानी कि फर्स्ट कॉलम में जो भी वैल्यू होगी इंडेक्स फील्ड की उसकी एक्चुअल लोकेशन जो है वो सेकंड टेबल में स्टोर हो जाएगी। इंडेक्सेस कैन बी क्रिएटेड ऑन वन और मोर कॉलम्स ऑफ द टेबल। आप इंडेक्सेस जो है वो किसी एक कॉलम पे भी बना सकते हो और मल्टीपल कॉलम्स पे भी बना सकते हो। ये हमारी मर्जी होती है कि हम कितने इंडेक्सेस बनाते हैं। ईच इंडेक्स फाइल विल बी स्टोर्ड सेपरेटली। और हर इंडेक्स फाइल जो है वो अलग से स्टोर होती है। जैसे कि अब ये ऊपर वाले केस में हमने 3 इंडेक्स फाइल बनाई थी, एक नेम कॉलम को यूज करके, एक रोल नंबर कॉलम को यूज करके और एक परसेंटेज कॉलम को यूज करके। तो ये तीनों इंडेक्स फाइल जो है, तीनों इंडेक्स टेबल्स जो हैं वो अलग अलग फाइल में स्टोर होंगी। अब यहाँ पे आपने ये तो देख लिया कि इंडेक्सेस क्या होते हैं।
बट ये अभी आपकी टेबल में बुक में गिवन भी नहीं है। लास्ट में आप पढ़ोगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो वहां से आपको पता चलेगा कि इंडेक्सेस के एडवांटेजेस तो हैं, ठीक है, हम क्विकली डाटा को एक्सेस कर पाते हैं, बट एडवांटेजेस के साथ साथ उनकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए भी हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें मिनिमम से मिनिमम इंडेक्सेस जो हैं वो क्रिएट करने चाहिए, ताकि हमारी मेमोरी जो है वो वेस्ट ना हो। साथ ही साथ जब हमने इंडेक्स टेबल क्रिएट कर रखी होती है, तो टेबल में इंसर्शन डिलीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब ये आपने टेबल क्रिएट की, अब अगर आप इस टेबल में एक नया रिकॉर्ड एंटर करते हो, रोल नंबर 105, जिसका नाम है मान लीजिए अनिकेत, और उसके मार्क्स हैं 79, ठीक है। अब जब यहाँ पे नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, वो रोल नंबर 105 वो आपका इस इंडेक्स टेबल में भी होना चाहिए। अनिकेत नाम आपका ऐड हुआ, वो आपकी नेम इंडेक्स टेबल में होना चाहिए, और उसकी परसेंटेज 79 है, वो आपकी परसेंटेज वाले इंडेक्स टेबल में होना चाहिए। तो बेसिकली जब आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो आपको अपनी तीनों इंडेक्स टेबल्स में भी रिकॉर्ड इंसर्ट करने पड़े। सिमिलरली मान लीजिए आप रोल नंबर 103 को डिलीट कर देते हैं, तो जब आप इसे डिलीट करेंगे तो ये पूरी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो आपको ये रोल नंबर 103 इस वाले इंडेक्स टेबल से डिलीट करना पड़ेगा, ये 95% वाला इस इंडेक्स टेबल से डिलीट करना पड़ेगा, और गुरजोत वाली जो रो है वो इधर वाले इंडेक्स टेबल से डिलीट करनी पड़ेगी। तो टेबल में जब भी आप इंसर्ट करोगे या डिलीट करोगे, तो आपको इंडेक्स टेबल्स भी मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, जो कि एक कम्बरसम टास्क हो जाता है, जो कि एक्स्ट्रा में हमारा काम जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही इंडेक्सेस क्रिएट करें, अननेसेसरी इंडेक्सेस क्रिएट ना करें। उसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, अभी आपने ये तो पढ़ लिया कि किसी भी कॉलम को यूज करके आप इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप हमेशा उस कॉलम के बेसिस पे जो है वो इंडेक्स जनरेट करो जो आपकी टेबल की प्राइमरी की है, क्योंकि प्राइमरी की जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होती, उसकी वैल्यूज यूनिक होती हैं और उसमें कभी भी नल वैल्यूज नहीं होती। तो इसलिए उसकी हेल्प से आप डाटा को जो है वो बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ना उसमें रिपीटेड वैल्यूज होंगी ना नल वैल्यूज होंगी, तो वहां पे कोई भी मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे। क्योंकि मान लीजिए अब ये जो आपकी परसेंटेज टेबल है, क्या दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स नहीं हो सकते, सेम परसेंटेज नहीं हो सकती? मान लीजिए यहाँ दो स्टूडेंट्स के सेम परसेंटेज होती 95, तो जब ये 95 वाला रिकॉर्ड इस परसेंटेज टेबल में आता, तो वहां पे यहाँ पे कौन सी मेमोरी लोकेशन होती? ये दोनों मेमोरी लोकेशन आ जाती उस केस में, और फिर आपको दोनों चेक करनी पड़ती। मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स है, तो 5 मेमोरी लोकेशन यहाँ आ जाती। तो इस तरीके से वो काम जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कि चीजों को समझने में डिफिकल्टी करता है। तो इसलिए हमेशा जो यूनिक कॉलम होते हैं हमारे, या तो आपने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया हो या प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाया हो, उन्हीं को आपको एज अ इंडेक्स जो है यूज करना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपकी मर्जी है, बट बेस्ट प्रैक्टिस जो है ये मैं आपको वो बता रही हूँ। नाउ सो एज एन इंडेक्स इन अ डाटाबेस इज आल्सो टेबल। तो ये आपको क्या कह रहा है कि जो इंडेक्स हमने क्रिएट किया है वो भी हमारी एक टेबल ही होती है डाटाबेस के अंदर, which stores arranged values of one or more columns in a specified order, जो कि हमारी टेबल के एक या एक से ज्यादा कॉलम्स की वैल्यू को एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में अरेंज करके रखती है। A database index first sort the data on the basis of index field। तो डाटाबेस इंडेक्सेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इंडेक्स फील्ड के डाटा को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन इट असाइंस एन आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच रो, और उसके बाद हर रो के लिए आइडेंटिफिकेशन असाइन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब हर रो की जो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन है वो उन्हें अलोकेट करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था जब रोल नंबर वाइज किया, तो रोल नंबर के सामने उनकी मेमोरी लोकेशन थी। इसी तरीके से जो भी इंडेक्स फील्ड आपने यूज की है, पहले उसे सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद उन्हें उनकी मेमोरी लोकेशन जो है वो एलोकेट करेंगे।
द इंडेक्स टेबल हैज ओनली टू कॉलम्स। जो हमारी इंडेक्स टेबल होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम्स होते हैं। एक तो क्या होता है, रो आईडी, यानी कि जो हमारी मेमोरी लोकेशन होती है, जो एक्चुअल रो का एड्रेस होता है, एक्चुअल रो को पॉइंट कर रहा होता है वो। और दूसरा कॉलम जो होता है वो क्या होता है, हमारी खुद की इंडेक्स फील्ड, यानी कि जो हम जिस कॉलम के बेसिस पे हमने इंडेक्स क्रिएट किए हैं वो वाला कॉलम। ठीक है। Now, effective indexes are one of the best ways to improve performance in database application. अब database applications जो होती हैं उनकी performance को improve करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, effective indexes create करना। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि आपने ये तो पढ़ लिया कि आप किसी भी कॉलम को यूज करके इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स क्रिएट करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मेमोरी ज्यादा वेस्ट ना हो, तो हम अननेसेसरी इंडेक्सेस ना क्रिएट करें। और कॉलम जो है वो बहुत ध्यान से सेलेक्ट करें ताकि हमारा इंडेक्स जो है वो इफेक्टिव क्रिएट हो, यानी कि या तो उस पर यूनिक कंस्ट्रेंट हो या प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हो। दिस इज बिकॉज व्हेन यू सर्च और रिट्रीव फ्रॉम डाटाबेस टेबल, जब भी आप डाटाबेस टेबल में कुछ भी सर्च करते हो या रिट्रीव करते हो, बेस्ड ऑन द इंडेक्स्ड कॉलम द इंडेक्स पॉइंटर सर्च द रो आईडी। तो इंडेक्स कॉलम पे बेस्ड करके ही जो है हमारा पॉइंटर जो है वो रो आईडी को सर्च करता है। यानी कि जब भी आपने कोई भी रिकॉर्ड ढूंढना है तो पहले हम इंडेक्स टेबल से उसकी मेमोरी लोकेशन पिक करते हैं और उसके बाद उस लोकेशन पे जाके जो है एक्चुअल टेबल से हमारा डाटा पिक करते हैं। That is based on the index column, the index pointer searches the row ID। index pointer जो है वो row ID सर्च कर लेता है इंडेक्स टेबल से and quickly locate that position। और वो रो आईडी से उसे जो पोजीशन मिली वो जल्दी से उसे लोकेट कर देता है कहाँ पे, एक्चुअल टेबल में, एंड डिस्प्ले द कनेक्टेड रोज। और जितनी भी रोज उससे कनेक्टेड है वो शो कर देता है। अब यहाँ कनेक्टेड रोज क्यों बोला मैंने, एक अगर हम एक रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं तो एक ही रिकॉर्ड आना चाहिए। तो अब ये डिपेंड करता है आपके इंडेक्स पे। अब मान लीजिए आपने रोल नंबर के बेसिस पे किया होगा तो एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है, तो अगर आपने एक रोल नंबर सर्च किया है तो आपको एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। बट मान लीजिए आपने इंडेक्स टेबल जो है वो परसेंटेज के बेसिस पे क्रिएट कर रखी है, तो उस केस में तो सेम परसेंटेज वाले कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उस केस में आपको जो है मल्टीपल रोज रिजल्ट में डिस्प्ले होंगी। दिस मेक्स द प्रोसेस वेरी फास्ट इन कंपैरिजन टू नॉन इंडेक्स रिट्रीवल। और ये प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है एज कंपेयर टू नॉन इंडेक्स रिट्रीवल, यानी कि जहां पे हमने इंडेक्सेस क्रिएट नहीं किए होते उन रिट्रीवल्स के कंपैरिजन में इंडेक्सेस वाले केसेस में रिट्रीवल जो है वो फास्ट होता है। Now next thing is how can we create indexes in MySQL, कि SQL में हम indexes create कैसे करते हैं, क्योंकि अब DBMS जो है उसमें सारा काम जो है वो SQL queries की हेल्प से होता है। तो अब हम वो queries देखेंगे जिनकी हेल्प से हम indexes को create कर सकते हैं। ठीक है। indexes create करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। MySQL also provide commands to create indexes in database। MySQL जो है वो database में indexes create करने के लिए commands provide करता है। You can create indexes in MySQL using following commands। जो नीचे commands दी गई हैं उन्हें use करके जो है MySQL में indexes create किए जा सकते हैं। indexes create करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका create index at the time of table creation, कि जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे हम इंडेक्स भी क्रिएट कर दें। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने कंस्ट्रेंट ऐड किए थे प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह, उसी तरीके से क्रिएशन के टाइम पे ही हम इंडेक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं अलोंग विद द क्रिएट टेबल कमांड। और दूसरा तरीका क्या होता है कि मान लीजिए आपने टेबल क्रिएट कर दी है बट उस टाइम पे आपने उसमें इंडेक्सेस क्रिएट नहीं किए, आप बाद में टेबल में इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेकंड मेथड यूज होगा क्रिएट इंडेक्स ऑन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल, कि पहले से एक टेबल जो है वो एग्जिस्ट करती है, उस टेबल में आपको इंडेक्सेस जो है वो क्रिएट करने हैं। ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे क्रिएटिंग इंडेक्स
एट टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, कि टेबल क्रिएशन के टाइम पे हम इंडेक्सेस जो हैं वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टू क्रिएट इंडेक्स ऑन अ फील्ड एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, अगर आपको टेबल क्रिएशन के टाइम पे किसी फील्ड पे इंडेक्स क्रिएट करना है, यू कैन स्पेसिफाई द इंडेक्स फील्ड with the index clause of create table command। create table command में हमारे पास एक clause होता है index clause, और उस clause की help से हम अपनी index field जो है वो specify कर सकते हैं। उसका syntax आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम अपनी create table वाली जो है वो पूरी command लिख लेंगे। हमारी command क्या होती है, create table, table name, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स में कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं कि कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप, और फिर अगर वो नल नॉट नल हमें कुछ भी स्पेसिफाई करना है, फिर कोमा लगा के इसी तरीके से सेकंड कॉलम। तो जितने भी हमारी टेबल में कॉलम्स हैं हमने वो सारे कॉलम्स पहले स्पेसिफाई कर दिए। अब उसके बाद हम अपने इंडेक्सेस क्रिएट करेंगे, और इंडेक्सेस क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होगा, पहले आप कीवर्ड लिखेंगे इंडेक्स, उसके बाद जो भी आपको अपने इंडेक्स का नाम रखना है आप वो नाम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स कीवर्ड, फिर उसके बाद आप अपने इंडेक्स का नाम रखेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगा के उसमें आप प्रोवाइड करेंगे उस कॉलम का नाम जिसके बेसिस पे आपको इंडेक्स क्रिएट करना है। ठीक है, उस कॉलम का नाम लिखने के बाद ये वाला पार्ट आपका ऑप्शनल है, अगर आपको लेंथ प्रोवाइड करनी है तो लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए अगर आपको सिर्फ एक ही इंडेक्स जनरेट करना है तो आपको यहाँ कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली राउंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और उसके बाद आपकी टेबल फिनिश हो जाएगी, टेबल क्लोज सेमीकोलन। बट मान लीजिए आपको मल्टीपल इंडेक्सेस क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कोमा लगा के अपने सेकंड कॉलम का नाम देंगे, फिर उसमें भी यही सेम चीज की लेंथ अगर आपको देनी है तो दीजिए, अदरवाइज नहीं, और असेंडिंग डिसेंडिंग अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो कीजिए, अदरवाइज नहीं। तो जितने भी कॉलम्स के बेसिस पे आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहो आप उन्हें यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब ये आपको, ये तो ऊपर सिंटैक्स था, अब ये आपको टेबल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, प्लीज नोट दैट क्रिएट टेबल स्टेटमेंट विद इंडेक्स क्लोज क्रिएट बोथ द टेबल एज वेल एज इंडेक्स एट द सेम टाइम। जब हम क्रिएट टेबल के अंदर इंडेक्स क्लोज यूज करते हैं तो हमारी टेबल और उस टेबल का इंडेक्स दोनों जो है सेम टाइम पे जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जैसे जैसे हम टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं वैसे वैसे अपने आप जो है इंडेक्सेस में वैल्यूज जाती जाती हैं। अब एक ये हमने एग्जाम्पल के लिए एक प्लेयर टेबल क्रिएट की है, क्रिएट टेबल प्लेयर्स। तो क्रिएट टेबल आपकी कमांड थी, प्लेयर्स हमारी टेबल का नाम है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसमें हमने कॉलम नेम लिखे, पहला कॉलम है हमारा प्लेयर नंबर, उसका डाटा टाइप है इंटीजर, वैल्यू नॉट नल। नेक्स्ट हमने प्लेयर्स के नाम स्टोर किए, डाटा टाइप हमने लिया कैरेक्टर टाइप, इसे भी हमने नॉट नल कर दिया। नेक्स्ट हमने डेट ऑफ बर्थ ली है, उसमें उसका डाटा टाइप जो है वो डेट का होगा। नेक्स्ट उसका जेंडर क्या है और उसका डाटा टाइप कैरेक्टर टाइप एंड नॉट नल, इसे भी स्पेसिफाई किया। देन एड्रेस, एड्रेस का डाटा टाइप हमने varchar 100 लिया। देन फोन नंबर में हमने 15 कैरेक्टर्स का लिया, टीम नंबर जो है वो 4 कैरेक्टर्स की दी है। इसके बाद हमारे सारे कॉलम्स जो हैं वो फिनिश हो गए। फिनिश होने के बाद हमने इसमें पहले कंस्ट्रेंट ऐड किया, डेट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो प्राइमरी की मेंशन करके उसके साथ हमने कॉलम का नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैं ये बहुत जल्दी कवर कर रही हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे मे बी उन्हें लग रहा हो कि मैम इतना जल्दी क्यों बता रही है। तो क्रिएट टेबल कमांड हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सारे कंस्ट्रेंट जो होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, ये सारे कंस्ट्रेंट मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ। जो हमने 11th क्लास की रिवीजन वाली वीडियोस बनाई थी, उन रिवीजन वाली वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो अगर आपको ये टेबल क्रिएशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो वाली वीडियोस जो हैं वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने कॉलम्स
स्पेसिफाई कर दिए, कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंडेक्स जनरेट करना है। तो इस क्रिएट टेबल कमांड के अंदर ही हमने क्या प्रोवाइड किया, इंडेक्स। ये हमारे कीवर्ड है, इंडेक्स लिखा। इसके बाद हमने इंडेक्स का नाम रखा प्लेयर इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स, उसके बाद इंडेक्स का नाम और राउंड ब्रैकेट्स में हमने क्या दिया, टीम नंबर। अब आपको याद होगा ऊपर हमने क्या देखा था, सिंटैक्स यही था, पहले इंडेक्स, फिर इंडेक्स फील्ड नेम, उसके बाद कॉलम नेम, उसके बाद लेंथ और असेंडिंग या डिसेंडिंग। लेंथ भी हमारी ऑप्शनल थी, असेंडिंग डिसेंडिंग भी। ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स की जगह हमने इंडेक्स लिखा, इंडेक्स नेम की जगह प्लेयर इंडेक्स लिख दिया। कॉलम हमने जिस बेसिस पे बनाया, हमने टीम नंबर के बेसिस पे क्रिएट किया है, तो हमने टीम नंबर लिख दिया। लेंथ ऑप्शनल थी, हमने नहीं दी। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑप्शनल था, हमने नहीं दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ले लेता है, ठीक है। इसके बाद हमने एक ही इंडेक्स क्रिएट करना था, तो हमने और कुछ नहीं लिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज किया, फिर हमने टेबल क्लोज करके उसे टर्मिनेट कर दिया कमांड को। The above SQL statement will create a table by the name players, and at the same time it will also create an index, namely player index, on the basis of field team number। तो इस वाली SQL स्टेटमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो प्लेयर्स नाम की टेबल और प्लेयर इंडेक्स नाम का इंडेक्स दोनों एक साथ जनरेट होंगे। और ये प्लेयर इंडेक्स जो है वो किस फील्ड के बेसिस पे जनरेट होगा, टीम नंबर के बेसिस पे। Since we have not specified any order, that is ascending or descending, it will take default order as ascending। क्योंकि हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया तो ये डिफॉल्ट ऑर्डर क्या लेगा, ascending लेगा। That is ascending for the index field, यानी कि टीम नंबर जो है वो किस ऑर्डर में आएगा, ascending ऑर्डर में आएगा। Now consider the next example। सेम इसी टेबल को यूज करके, अभी तो हमने टीम नंबर का यूज करके इंडेक्स क्रिएट किया था, बट ये देखिए ये सेम टेबल है हमारी। इसी टेबल में हमने इस बार टीम नंबर की जगह प्लेयर नंबर को यूज करके जो है इंडेक्स क्रिएट किया है। क्रिएट टेबल प्लेयर्स, प्लेयर्स नाम की टेबल क्रिएट की, उसमें सारे जितने भी हमारे कॉलम्स थे हमने वो सारे कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट करवाए। कॉलम्स क्रिएट करने के बाद हमने लास्ट में क्या किया, यहाँ पे प्राइमरी की क्रिएट की प्लेयर नंबर के बेसिस पे। अब उसके बाद जब हमने हमारे सारे कॉलम्स कंस्ट्रेंट सब लगा दिए, लास्ट में हमने क्या स्पेसिफाई किया, इंडेक्स स्पेसिफाई किया। इंडेक्स जो है अगेन सेम सिंटैक्स हमने यूज किया। पहले हमने कीवर्ड लिखा इंडेक्स, उसके बाद हमने क्या मेंशन किया, इंडेक्स का नाम, ठीक है, दैट इज प्लेयर IDX2। और यहाँ राउंड ब्रैकेट्स में हमने कॉलम का नाम लिखा। इस बार हमने जो इंडेक्स क्रिएट किया वो किसके बेसिस पे किया, नेम वाले कॉलम के। बट यहाँ पर एक चीज देखिए, नेम के साथ हमने यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है, 5 लिखा है, यानी कि हमने लेंथ जो है वो स्पेसिफाई की है। टीम नंबर के केस में हमने लेंथ नहीं दी थी, बट यहाँ हमने लेंथ भी दी है। असेंडिंग डिसेंडिंग हमने यहाँ भी नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर तो क्या रहेगा, असेंडिंग रहेगा। बट ये लेंथ 5 का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि नाम की जो स्पेलिंग होगी उसके सिर्फ शुरू के 5 कैरेक्टर्स ही हमारी इंडेक्स टेबल में स्टोर होंगे, पूरा नाम स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अब किसी किसी का नाम जो है वो 15 कैरेक्टर, 20, 25 कैरेक्टर्स, किसी किसी के बहुत लंबे लंबे नाम भी होते हैं। तो इंडेक्स टेबल में जो है पूरा पूरा नाम स्टोर ना करके हम नाम के सिर्फ कितने लेटर्स स्टोर कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर्स जो है वो स्टोर कर रहे हैं। The above command will create the index, namely player IDX2। तो जो हमने ऊपर अभी कमांड देखी उससे हमारा जो इंडेक्स क्रिएट होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, player IDX2, on the basis of first 5 characters of the field name। क्योंकि हमने कॉलम कौन सा सिलेक्ट किया है, नेम कॉलम, तो नेम वाले कॉलम के फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो है ये इंडेक्स क्रिएट होगा। दैट इज 2 names will be compared for indexing purpose using first 5 characters। जो हमने जब हम भी इंडेक्स टेबल में एंट्रीज करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ शुरू के 5 कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे।
इंडेक्स टेबल में जैसे कि आपको पता है हम जनरली क्या करते हैं, सिर्फ यूनिक एंट्रीज एंटर करते हैं। हालांकि अगर आपने नॉर्मल इंडेक्स लगाया है तो उसमें आपकी डुप्लीकेट एंट्रीज भी हो सकती हैं, बट हमारी कोशिश होती है कि यूनिक एंट्री हो, और इसलिए हम यूनिक इंडेक्स क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं अभी आपको आगे मेथड बताऊंगी। तो अगर आपने यूनिक इंडेक्स क्रिएट किया है तो अगर एक बार एक नाम जो है वो इंडेक्स टेबल में स्टोर हो गया तो वो नाम आपका दोबारा इंडेक्स टेबल में जाके स्टोर ना हो, उसके लिए ऑब्वियसली हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसे कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग के 5 लेटर्स को। अगर नाम के स्टार्टिंग के 5 लेटर्स जो हैं वो सेम है तो भले ही आगे की स्पेलिंग अलग हो, उनके लिए एंट्री जो है वो इंडेक्स टेबल में एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, नेम चारू एंड चारुलता will be treated same as per this condition। अब वैसे तो दोनों नाम अलग अलग है, चारू अलग है, चारुलता अलग है, बट हमने इंडेक्स फील्ड जो है वो शुरू के 5 कैरेक्टर के बेसिस पे ली है, और दोनों ही नामों में शुरू के 5 कैरेक्टर क्या है, CHARU, यानी कि दोनों में सेम है। तो ये दोनों नाम जो है वो सेम ही कंसिडर होंगे हमारी इंडेक्स टेबल के अंदर, as their first 5 characters are same। ठीक है। This type of index is usually useful when we know that the field values are different in first and characters। और इस टाइप की इंडेक्सेस सिर्फ वहीं पर ज्यादा यूजफुल होती है जहां हमें श्योरिटी हो कि हमारे जो भी हमने लेंथ ली है उतने कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 5 लेंथ ली थी, तो अगर हमें इस बात की श्योरिटी हो कि हमारी इंडेक्स टेबल में जो हमारी जो टेबल है उसमें जितने भी नेम्स हैं उनके फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो ही ये इंडेक्स जो है वो यूजफुल है। अदरवाइज इस इंडेक्स का पर्पस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा इन दोनों नामों के लिए सेम एंट्री हो जाएगी, जबकि लॉजिकली दोनों के लिए अलग अलग एंट्री होनी चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग नाम है। तो इसलिए हमारा पर्पस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता अगर हमें इस बात की श्योरिटी ना हो कि जो लेंथ हमने दी है उतने कैरेक्टर्स डिफरेंट है। नाउ अब हम आ जाते हैं सेकंड मेथड पे। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, बल्कि मैं एक बार आपको फर्स्ट मेथड जो है वो प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। अब ये मैं माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज कर रही हूँ। ये MySQL वाला सॉफ्टवेयर आपका नहीं है, बट दोनों ही नेट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप कोई भी यूज जो है कर सकते हैं। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप MySQL ही यूज कीजिए, क्योंकि आपको जो है सिर्फ 12th क्लास के बेसिस पे पढ़ना है, तो जो कमांड्स आपकी बुक में दी हुई हैं आप उन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो कई कमांड्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी उन्हें आइडिया होगा कि MySQL में हमारे पास डिस्क्राइब कमांड होती है जो हमें टेबल का स्ट्रक्चर दिखाती है, बट वो कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। सिमिलरली अल्टर टेबल कमांड का सिर्फ ऐड कीवर्ड एप्लीकेबल हो पाता है, उसके अलावा जो चेंज कीवर्ड था वो हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सपोर्ट नहीं करता। तो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, हालांकि मेन कमांड्स सारी सेम होती हैं, बट कुछ कुछ माइनर चेंजेस जो हैं वो दोनों सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। बट अगर आपको MySQL समझ में नहीं आ रहा है या आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन नाम से ये डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है। हालांकि ये सारे डाटाबेसेस क्रिएट किए हैं, बट सारा काम हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया है। तो सबसे पहले हम इस डाटाबेस को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए कमांड क्या होती है, यूज और डाटाबेस का नाम। डाटाबेस का नाम हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो यूज स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हमने दिया, सेमीकोलन, और अब हम इस कमांड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नई टेबल जो है क्रिएट करेंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये हम यहाँ पे टेबल्स को एक्सपेंड किया तो ये देखिए हमने ये टेबल्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हैं, डेप्थ टेबल, EMP टेबल, EMPL टेबल और सैलरी ग्रेड टेबल। तो यहाँ इन चारों टेबल के अलावा आप कोई भी नया नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अपनी बुक से कंपेयर करने के लिए हम मान लीजिए वही नाम ले लेते हैं जो बुक में है। ठीक है, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या है बुक में हमारे पास, प्लेयर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, प्लेयर्स।
अब इसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम हमारे कॉलम्स के नाम लेंगे। ठीक है, कॉलम्स के नाम मान लीजिए पहले हमने ले लिया प्लेयर नंबर, तो इतना बड़ा नाम रखने की बजाय हम सिर्फ PNO रख लेते हैं, प्लेयर नंबर। इंटीजर टाइप का हमने ये डाटा ले लिया, हम इसे प्राइमरी की बना देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लास्ट में स्पेसिफाई करें, हम कंस्ट्रेंट यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे प्राइमरी की स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद जो है ये हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे, मैंने गलती से सेमीकोलन लगा दिया था। नेक्स्ट हम प्लेयर का नेम ले लेते हैं, ये हम varchar टाइप का लेंगे, varchar 20 ले लेते हैं हम इसे। ठीक है, इसके बाद हम मान लीजिए ये देखिए फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, varchar। ठीक है, अब हम थर्ड कॉलम हम ले लेते हैं टीम नंबर, या फिर हम बुक से ही देख लेते हैं कौन कौन से कॉलम्स थे हमारे पास। यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ थी, सेक्स था, एड्रेस, फोन नंबर, टीम नंबर। हमें इतने सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फोन नंबर और टीम नंबर और ले लेते हैं। ठीक है, तो उसी से हमारा पर्पस जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हम यहाँ पे प्लेयर का फोन नंबर स्टोर करवा देंगे, फोन नंबर भी हम इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, और हम क्या ले लेंगे, टीम नंबर। टीम नंबर भी हमारा जो है वो इंटीजर टाइप का होगा। अब प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हमने पहले ही लगा दिया है, अब हम इस पे क्रिएट करेंगे इंडेक्स। तो उसके लिए हम कीवर्ड क्या लिखेंगे, इंडेक्स। उसके बाद हम देंगे हमारे इंडेक्स का नाम जो हमें रखना है। तो हमने मान लीजिए रख दिया प्लेयर अंडरस्कोर IDX। ठीक है, अब राउंड ब्रैकेट्स में हम प्रोवाइड करेंगे उस कॉलम का नाम जिसके बेसिस पे हमें क्रिएट करना है। तो मान लीजिए हम टीम नंबर के बेसिस पे क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, टीम नंबर मेंशन कर दिया। अब इसके बाद हमें कुछ और कोई किसी कॉलम के बेसिस पे नहीं करना है, तो हम टेबल को क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से जब हमने एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम इस वाले पोर्शन को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे ताकि हमने जो ये नई टेबल क्रिएट की है वो हमें शो हो। तो हमने यहाँ से डाटाबेसेस को ओपन किया, ये ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस को ओपन किया और यहाँ पे टेबल्स को ओपन किया। तो यहाँ पे देखिए अब आपको ये प्लेयर्स नाम की टेबल भी दिखाई दे रही है। इसे हम ओपन करेंगे। इस टेबल में देखिए यहाँ पे ये कॉलम्स है, तो कॉलम्स में आपको सारे कॉलम्स मिल जाएंगे जो जो आपने क्रिएट किए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये इंडेक्सेस नाम का जो है एक ऑप्शन है। जब आपने इंडेक्सेस को ओपन किया तो ये देखिए एक इंडेक्स जो डिफॉल्ट बनता है वो हमारा प्राइमरी की के बेसिस पे होता है, जिसे डाटाबेस खुद क्रिएट कर लेता है। ठीक है, ये हमारा क्लस्टर्ड होता है, ये आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिफॉल्ट है। बट हमने जो क्रिएट किया था प्लेयर IDX, ठीक है, वो यहाँ पे जनरेट हो गया। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा आ रहा है, नॉन यूनिक। नॉन यूनिक यहाँ पे क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि टीम नंबर जो है वो ना तो हमारा प्राइमरी की था, ना हमने इस पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया था। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं। और इसके अलावा एक चीज और जो मैंने आपको बताई थी कि हम यूनिक इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो वो भी हमने यूज नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉन यूनिक इंडेक्सेस। मैं बाद में आपको यूनिक इंडेक्सेस भी क्रिएट करके दिखाऊंगी, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्रिएट कमांड के अंदर भी आप इंडेक्स जो है वो जनरेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि अगर हमारी टेबल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उस केस में हम कैसे करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये हमारा क्रिएट इंडेक्स ऑन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल, की पहले से एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें आपको इंडेक्स क्रिएट करना है। तो उसका सिंटेक्स हमारा क्या होगा, उसके लिए आप क्रिएट कमांड लिखोगे, क्रिएट इंडेक्स। जब हमें टेबल क्रिएट करनी होती थी तो हमारी कमांड क्या होती थी, क्रिएट टेबल। बट अब हमें क्या क्रिएट करना है, इंडेक्स, तो हमारी कमांड का नाम क्या बन जाएगा, क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, क्रिएट इंडेक्स के बाद हम प्रोवाइड करेंगे इंडेक्स का नाम, यानी कि जो भी हमें अपने इंडेक्स का नाम रखना है। जैसे आप क्रिएट टेबल टेबल नेम देते थे, वैसे ही क्रिएट इंडेक्स इंडेक्स नेम। फिर उसके बाद ऑन कीवर्ड लगा के हम प्रोवाइड करेंगे कॉलम का, टेबल का नाम। अब क्योंकि जब क्रिएट टेबल कमांड में तो ऑलरेडी वो टेबल का ही स्ट्रक्चर चल रहा होता था, तो टेबल का नाम लिखने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे इस क्वेरी में हमें टेबल का नाम बताना पड़ेगा, वरना तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी टेबल पे इंडेक्स क्रिएट करना है। तो क्रिएट इंडेक्स इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, कि जिस भी टेबल पे क्रिएट करना है उसका नाम, ऑन टेबल नेम।
और फिर राउंड ब्रैकेट में आप प्रोवाइड कर दोगे कॉलम का नाम, उसके साथ आपको लेंथ देनी है तो लेंथ, अदरवाइज असेंडिंग डिसेंडिंग मेंशन करना है तो वो। उसके अलावा अगर आपको और भी कॉलम स्पेसिफाई करने हैं तो कोमा सेपरेटेड लिस्ट से आप अलग अलग कॉलम्स लिख दोगे और लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज करके क्या करोगे, सेमीकोलन लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल पर भी इंडेक्स क्रिएट जो है वो कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट है टू एनफोर्स यूनिक वैल्यूज एड यूनिक कीवर्ड। अगर आपको यूनिक इंडेक्सेस जनरेट करने हैं, यानी कि आप चाहते हो कि इंडेक्स टेबल में सिर्फ और सिर्फ यूनिक एंट्रीज हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में हम जो है इंडेक्स टेबल में यूनिक कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। बट एक बार पहले मैं आपको ये वाला मेथड करके दिखाती हूँ, फिर हम ये नेक्स्ट वाला देखेंगे। ठीक है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम। तो यहाँ पे ही हमने अभी अभी ये प्लेयर टेबल क्रिएट की, हम इसी पे एक और इंडेक्स जनरेट कर देते हैं। मान लीजिए क्रिएट इंडेक्स, इसके बाद इंडेक्स का नेम प्लेयर IDX2। अभी हमने प्लेयर IDX किया था, अब हम IDX2 नेम रख देंगे। ऑन टेबल नेम, टेबल का नाम हमारा क्या है, प्लेयर्स। ऑन टेबल नेम हमने दिया। अब राउंड ब्रैकेट में हम देंगे कॉलम का नाम। देखिए टीम नंबर पे हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं, तो अब टीम नंबर पे तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, किसी और पे करेंगे। मान लीजिए हम कर देते हैं नेम पे, प्लेयर्स के नेम पे, राइट। असेंडिंग डिसेंडिंग या लेंथ हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमीकोलन लगा दिया। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से हमने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो पहले आपको ये रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि चेंजेस जो हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट हों। अब हम इसे ओपन करते हैं, डाटाबेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने टेबल्स ओपन की। हमारी टेबल थी प्लेयर्स, तो हमने प्लेयर टेबल को ओपन किया और फिर उसमें हमने इंडेक्सेस ओपन किए। तो ये देखिए आपका प्लेयर IDX2 इंडेक्स भी जो है जनरेट हो गया। ये भी आपका नॉन यूनिक और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है वो जनरेट हुआ है। अब हम देखेंगे कि हम यूनिक इंडेक्सेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी आपको प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको एक कीवर्ड ऐड करना है, दैट इज यूनिक। क्रिएट यूनिक इंडेक्स, पहले आप लिख रहे थे क्रिएट इंडेक्स, अब आपको कमांड लिखनी है क्रिएट यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, और फिर राउंड ब्रैकेट्स में आपको क्या प्रोवाइड कर देने हैं, कॉलम्स प्रोवाइड कर देने हैं, राइट। तो चलिए हम एक बार ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट यूनिक इंडेक्स, उसके बाद हमें इंडेक्स का नाम देना है, तो इस बार हम इंडेक्स का नाम रख देते हैं प्लेयर IDX3। ठीक है, अब ऑन टेबल नेम हम प्रोवाइड करेंगे, तो ऑन टेबल का नाम हमारा क्या है, प्लेयर्स, और राउंड ब्रैकेट में हम देंगे उस कॉलम का नाम जिसके बेसिस पे हमें क्रिएट करना है। अब ये प्लेयर्स टेबल में हम टीम नंबर के बेसिस पे क्रिएट कर चुके हैं, नेम के बेसिस पे क्रिएट कर चुके हैं, तो मान लीजिए यहाँ हम क्रिएट कर लेते हैं फोन नंबर के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हमने कॉलम का नाम लिखा और सेमीकोलन लगा के कमांड को कंप्लीट किया। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये देखिए ये मैसेज आ गया आपको, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसे हमें यहाँ रिफ्लेक्शन अगर चाहिए, हम इसे रिफ्रेश कर लेंगे। उसके बाद हम ये डाटाबेस ओपन करेंगे। डाटाबेसेस को ओपन किया, हमारा डाटाबेस था ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे ओपन किया। इसमें हमने टेबल्स चेक की, हमारी टेबल थी प्लेयर्स, तो हम इसमें प्लेयर्स टेबल्स ढूंढेंगे, ये रही, और इसे हमने एक्सपेंड किया। तो यहाँ से हमने इंडेक्सेस को ओपन किया, तो अब आप देख सकते हैं ये प्लेयर IDX नाम का आपका थर्ड इंडेक्स भी जनरेट हो गया। और इसमें देखिए पहले आपको राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा मिल रहा था, नॉन यूनिक, बट इस बार आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, यूनिक, यानी कि ये वाला इंडेक्स जो है वो आपका कैसा इंडेक्स जनरेट हुआ है, यूनिक इंडेक्स जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इंडेक्सेस जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको क्रिएट की कमांड अच्छे से आती है क्रिएट टेबल की, तो उसमें सिर्फ एक क्लॉज आपको ऐड करना है, बाकी उसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ साथ बेसिकली हमारा इंडेक्सेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। सिर्फ एक दो कमांड और है कि अगर उसे डिलीट करना है या उसका नाम चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो हम वो भी एक बार देख लेते हैं, और फिर हम इंडेक्सेस की एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखेंगे और हमारा इंडेक्सेस वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
नाउ अब ये यूनिक इंडेक्स का ही आपको एग्जाम्पल उन्होंने करके दिखाया है, दैट इज क्रिएट यूनिक इंडेक्स प्लेयर इंडेक्स ऑन प्लेयर टीम नंबर। तो जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो टीम नंबर के बेसिस पे आपका एक इंडेक्स जनरेट होगा, जो कि कैसा इंडेक्स होगा, यूनिक इंडेक्स। द अबव स्टेटमेंट विल क्रिएट अ यूनिक इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड टीम नंबर, यानी कि टीम नंबर फील्ड के बेसिस पे एक यूनिक इंडेक्स जो है वो जनरेट हो जाएगा ऑन एन एग्जिस्टिंग टेबल नेमली प्लेयर्स। तो प्लेयर्स नाम की जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें ये इंडेक्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। You know that the role of unique is to ensure that no duplicate entries are entered in the field. Unique कीवर्ड का पर्पस क्या होता है, यहाँ पे उसका रोल क्या है कि इंडेक्स टेबल में कोई भी डुप्लीकेट एंट्री जो है एंटर ना करवा पाए। इंडेक्स टेबल में जितनी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो डिस्टिंक्ट हो, यूनिक हो, ये पर्पस होता है यूनिक को यूज करने का। ठीक है, टू व्यू इंडेक्सेस that have been created on the table use the command। अब अगर आपको ये चेक करना है कि आपने अपनी टेबल पे कौन कौन से इंडेक्सेस जो हैं वो जनरेट किए हैं, तो उसके लिए कमांड क्या होती है, शो इंडेक्स फ्रॉम टेबल नेम। तो हम अगर इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं शो इंडेक्सेस फ्रॉम टेबल नेम, तो इससे हमें सारे इंडेक्सेस जो हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। तो हम ये एक बार करके देख लेते हैं। नेक्स्ट कमांड हम लिखेंगे शो इंडेक्सेस। शो इंडेक्सेस फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है, प्लेयर्स और सेमीकोलन, और इस कमांड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हमारी टेबल में जितने इंडेक्सेस हैं वो इंडेक्सेस जो हैं डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। और इसी तरीके से हमारे पास और जो कमांड है, जैसे कि ये इन्होंने अब एग्जांपल दिया, अगर आपको प्लेयर्स टेबल के इंडेक्सेस देखने हैं तो आप कमांड क्या लिखेंगे, शो इंडेक्सेस फ्रॉम प्लेयर्स, और उसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो प्लेयर टेबल के सारे इंडेक्सेस जो हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज यू कैन रिमूव एन इंडेक्स यूजिंग द कमांड। अब आपने मान लीजिए इंडेक्सेस क्रिएट किए हैं, बट अब आपको लगता है कि उनमें से कोई इंडेक्स ऐसा है जिसका कोई यूज नहीं है और आप उस इंडेक्स को डिलीट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए कमांड होती है ड्रॉप इंडेक्स। जैसे टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल कमांड होती है, वैसे ही इंडेक्स को डिलीट करने के लिए ड्रॉप इंडेक्स नाम की कमांड जो है हमारे पास होती है। ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम। तो जिस भी इंडेक्स को डिलीट करना है उस इंडेक्स का नाम लिखेंगे, जिस टेबल से डिलीट करना है उस टेबल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल टू रिमूव इंडेक्स प्लेयर आईडीएक्स राइट कमांड एज। अगर आपको प्लेयर आईडीएक्स नाम के जो इंडेक्स हमने क्रिएट किया था उसे डिलीट करना है तो आप कमांड कैसे लिखोगे, ड्रॉप इंडेक्स प्लेयर आईडीएक्स ऑन प्लेयर्स। ठीक है, एक बार हम इसे करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे ड्रॉप, हमारे ड्रॉप इंडेक्स, उसके बाद हमें मेंशन करना है इंडेक्स का नाम। तो हमारे इंडेक्स का नाम जो है प्लेयर आईडीएक्स। हमने 3 इंडेक्स जनरेट किए थे, प्लेयर आईडीएक्स, प्लेयर आईडीएक्स 2, प्लेयर आईडीएक्स 3। तीनों में से किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए हम प्लेयर आईडीएक्स 2 को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो प्लेयर आईडीएक्स 2 स्पेस देके ऑन कीवर्ड और उसके बाद टेबल का नाम दैट इज प्लेयर्स। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। अब इस कमांड को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम इसे यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी यहाँ 3 इंडेक्सेस आप देख पा रहे हैं। जब अभी हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा IDX 2 वाला जो है वो डिलीट हुआ या नहीं। डाटाबेसेस को ओपन किया, ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया, यहाँ पे हमने टेबल्स को एक्सपेंड किया, इधर से हमें हमारी टेबल मिली प्लेयर्स टेबल, उसे हमने ओपन किया और उसके इंडेक्सेस को चेक किया। तो अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ प्लेयर IDX और प्लेयर IDX 3 वाले इंडेक्सेस हैं। प्लेयर IDX 2 वाला इंडेक्स जो है वो हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से ड्रॉप इंडेक्स कमांड की हेल्प से आप इंडेक्सेस को डिलीट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो रीनेम एन इंडेक्स यूजिंग अल्टर टेबल कमांड। आपने इंडेक्सेस का जो नाम सेलेक्ट किया है, अगर आपको उस नाम पे से सेटिस्फेक्शन नहीं, आपको नाम चेंज करना चाहते हो, तो उसे आप अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से कर सकते हो। दैट इज अल्टर टेबल
टेबल नेम, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रीनेम इंडेक्स। ठीक है, अल्टर टेबल कमांड में आपने ऑलरेडी 3 कीवर्ड्स पढ़े थे, ऐड, मॉडिफाई और चेंज। अब ये आपका चौथा कीवर्ड है रीनेम इंडेक्स। तो अल्टर टेबल टेबल नेम, रीनेम इंडेक्स, पहले आप यहाँ पे जो आपकी पुराना नाम है इंडेक्स का वो लिखोगे, फिर 2 कीवर्ड स्पेसिफाई करके जो आप नया नाम रखना चाहते हो वो नया नाम मेंशन करोगे, सेमीकोलन लगा के इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दोगे तो आपके कमांड जो है वो रन हो जाएगी और आपके इंडेक्स का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप अपने इंडेक्सेस के नेम जो है वो चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखिए ये 16.1 जो आपको ये चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपके ज्वाइन के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रीवियस 3 वीडियोस जो थी हमारा 4th, 5th और 6th पार्ट वो ज्वाइंस पे बेसिस था, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। आप ये क्वेश्चंस जो हैं वो वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो, इन्हें सॉल्व करके देख सकते हो, या जो भी आपको नहीं समझ आए आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, ये आप इन्होंने आपको अल्टर का एग्जाम्पल दिया है। जैसे आपके इंडेक्स का नाम था प्लेयर आईडीएक्स, अगर आपको उसका नाम चेंज करना है तो आप कमांड क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल प्लेयर्स, रीनेम इंडेक्स, पुराने वाला नाम लिखा प्लेयर आईडीएक्स 2 और उसके बाद नया नाम जो आपको रखना है वो रखा, इन्होंने नया नाम क्या रखा, प्लेयर न्यू आईडीएक्स। तो जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो प्लेयर आईडीएक्स नाम का इंडेक्स था उसका नाम चेंज होके क्या बन जाएगा, प्लेयर न्यू आईडीएक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप अल्टर टेबल कमांड को यूज कर सकते हो इंडेक्सेस का नाम चेंज करने के लिए। नाउ आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडेक्सेस। Although indexes improve the search time and increase a database performance, हालांकि जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं वो हमारा सर्च टाइम जो है उसे बहुत कम कर देते हैं और जो हमारे डाटाबेस की परफॉर्मेंस है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। Yet it is a fact that each index is stored separately, but इन एडवांटेजेस के साथ साथ ये भी एक फैक्ट है कि हर इंडेक्स को हमें अलग से स्टोर करना पड़ता है एंड इट टेक्स अप स्टोरेज स्पेस ऑन द डिस्क, और इसे स्टोर करने के लिए हमें हमारी डिस्क में स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। Now let us discuss the advantages and disadvantages on the basis of these facts. पहले हमने एडवांटेजेस डिस्कस करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेजेस तो वैसे जब से हमने इंडेक्स का टॉपिक स्टार्ट किया है हम कर ही रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे ये समराइज्ड फॉर्म में है। फर्स्ट क्या है आपका, विद इंडेक्सेस क्वेरीज गिव्स मच बेटर परफॉर्मेंस, की क्वेरीज की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेटर हो जाती है। कौन सी क्वेरीज की, सेलेक्ट क्वेरीज की, यानी कि जो डाटा रिट्रीवल की क्वेरीज होती हैं उनकी परफॉर्मेंस, जितनी भी हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट होती हैं टेबल पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। डाटा रिट्रीवल इज मच फास्टर, डाटा जो है हमें बहुत जल्दी मिल जाता है, एक्सेसिंग फास्ट हो जाती है। इंडेक्सेस आर वेरी यूजफुल फॉर सॉर्टिंग पर्पस, अगर आपको सॉर्टेड डाटा चाहिए तो उसके लिए भी इंडेक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। यूनिक इंडेक्सेस गारंटी यूनिकली आइडेंटिफिएबल रिकॉर्ड्स इन द डाटाबेस, और अगर आपने यूनिक इंडेक्सेस जनरेट किए हैं तो वो गारंटीड आपको यूनिक आइडेंटिफिएबल रिकॉर्ड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कोई भी मल्टीपल रिकॉर्ड आपके डाटाबेस में नहीं होगा। बट इन सारी एडवांटेजेस के साथ साथ इंडेक्सेस की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसकी वजह से हम इंडेक्सेस को बहुत सोच समझकर यूज करते हैं, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तभी यूज करते हैं, और यूज करते टाइम भी हम ये ध्यान रखते हैं कि हम जो कॉलम सेलेक्ट करने चाह रहे हैं उस कॉलम को यूज करके हमारा इंडेक्स जो है वो बहुत ही इफेक्टिव क्रिएट हो। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या क्या है, with indexes the performance on insert, update and delete decreases। अब select query की तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बट जो टेबल में इंसर्शन और डिलीशन वाली क्वेरीज होती हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में ही बताया था कि जब आपने टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो वो रिकॉर्ड आपको इंडेक्स टेबल में भी इंसर्ट करना पड़ेगा। जितनी आपने इंडेक्स टेबल क्रिएट की होंगी उतने टाइम
एक्स्ट्रा आपको वो रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, तो यानी कि आपका इंसर्शन का टाइम बढ़ गया। सेम केस विद द डिलीशन, अगर आपने टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया तो आपको वो रिकॉर्ड इंडेक्स टेबल से भी डिलीट करना पड़ेगा, तो इंसर्शन और डिलीशन की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। एज एवरी टाइम इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑपरेशन हैपन्स, कि जितनी बार भी इंसर्ट अपडेट या डिलीट ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, द इंडेक्स इज टू बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली, तो वही ऑपरेशन जो है वो इंडेक्स टेबल पे भी परफॉर्म आपको करना पड़ेगा। एंड विद लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इट टेक्स अप लॉट ऑफ टाइम, और अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा है तो इस काम में जो है बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इंडेक्स नॉर्मल जो टेबल है उसमें तो आपको फिर भी टाइम नहीं लगता, आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, वो टेबल के एंड में जाके इंसर्ट हो जाएगा। बट जब वही रिकॉर्ड इंडेक्स टेबल में इंसर्ट होगा तो इंडेक्स टेबल में तो सॉर्टेड ऑर्डर में जो है वो इंसर्ट होता है, तो उस रिकॉर्ड को उसकी एग्जैक्ट प्लेस पे, सॉर्टेड ऑर्डर में एग्जैक्ट प्लेस पे स्टोर करने में बहुत टाइम लगेगा। Indexes consume storage space, and this space consumption increase with the number of fields used and the length of field। अब जो इंडेक्सेस होते हैं वो स्टोरेज स्पेस भी लेते हैं एक्स्ट्रा, और जितनी ज्यादा कॉलम्स के बेसिस पे हम इंडेक्सेस क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा वो स्पेस लेगा, जितनी ज्यादा हम लेंथ लेंगे कॉलम्स की उतनी ज्यादा स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए it is advised that one should only create indexes only when actually needed, कि जब हमें इंडेक्सेस की जरूरत होती है तभी हमें इंडेक्सेस को क्रिएट करना चाहिए, अननेसेसरी हमें इंडेक्सेस क्रिएट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो स्पेस एक्स्ट्रा लेते हैं, इंसर्शन डिलीशन की परफॉर्मेंस को बहुत ही कम कर देते हैं, तो इसलिए हमें इंडेक्सेस सोच समझ कर यूज करने चाहिए। और इसी के साथ जो है आपका इंडेक्सेस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, साथ ही हमारा जो ये एसक्यूएल जॉइंस और इंडेक्सेस का टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको टेबल चैप्टर की समरी दी गई है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा जो है वो फिनिश हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फंक्शंस से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे टेक्स्ट फंक्शंस हैं, मैथ फंक्शंस हैं और डेट फंक्शंस हैं, उन तीनों को हम कवर करेंगे, और उसके बाद हमारी सेकंड यूनिट भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस दिखाया था कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी डाटा स्ट्रक्चर विद पाइथन पांडास और डाटा विजुअलाइजेशन वाला जिसमें था, वो यूनिट हमारी 30 मार्क्स की एग्जाम में आ रही है, और जो हमारी ये डाटाबेस वाला पार्ट है वो 25 मार्क्स का आ रहा है। तो जब आप ये दोनों यूनिट्स अच्छे से समझ लोगे, कर लोगे, तो आपके 55 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो 1920 वाला बैच हो, चाहे वो 2021 वाला बैच हो। 1920 वाले बैच में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग है, हालांकि फर्स्ट यूनिट उनकी भी 30 मार्क्स की आएगी, बट डाटाबेस वाला जो है वो आई थिंक 10 मार्क्स का है उनके सिलेबस में सिर्फ। बट जो 2020-21 वाला बैच है उनके लिए ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो कि 30 मार्क्स की फर्स्ट यूनिट और 25 मार्क्स की सेकेंड यूनिट, जो कि ये डीबीएमएस वाली यूनिट है, दोनों यूनिट्स को मिला के 55 मार्क्स कवर हो गए, और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है, तो बचे सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स। थर्ड और फोर्थ यूनिट से आपका सिर्फ 15 मार्क्स का पेपर आता है, एक यूनिट से 7 मार्क्स का और एक यूनिट से 8 मार्क्स का, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड यूनिट ही जो है वो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको पूरे ध्यान से करना है, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, सारी वीडियोस को अच्छे से समझिए। आपको सारी वीडियोस के लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, मैंने एक्चुअली हर टॉपिक की आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, तो सिर्फ प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, इंडिविजुअल वीडियोस का लिंक नहीं है। आप वहां से उन सारे चैप्टर्स को टॉपिक वाइज स्टडी कर सकते हो, और 55 मार्क्स स्कोर करना एग्जाम में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।